नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेडिक टॉक्स पे। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है केस टेकिंग। केस टेकिंग जो है हमारे ऑर्गेनन में एफोरिज्म 84 से 99 में दिया हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे एफोरिज्म 83 से 104 तक, क्योंकि अल्टीमेटली केस टेकिंग जो डिस्क्राइब किया है वो इतने एफोरिज्म में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केस टेकिंग किसने मेंशन किया था। हम जानते हैं कि हमारे हानेमन सर ने ही मेंशन किया है। 1805 में जो बुक आई थी फ्रैगमेंटा डी विरिबस, उसमें उन्होंने ये केस टेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और उसके बाद ऑर्गेनॉन की जो भी एडिशंस आई है उसमें उन्होंने केस टेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केस टेकिंग? सो अकॉर्डिंग टू मास्टर हानेमन, it is the individualizing examination of a case of a disease. Okay, और सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो it is the collection of signs and symptoms of the patient for individualizing. Okay, so this is the definition of case taking. तो जैसे कि मैंने बताया कि एफोरिज्म 83 से एफोरिज्म 104 तक ये केस टेकिंग डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले तो एक ब्रीफ ले लेते हैं कि हर एक एफोरिज्म में क्या कहा गया है, और मैं हर एक एफोरिज्म पढ़ने की बात क्यों कर रहा हूँ। सी अल्टीमेटली अगर आपको ऑर्गेनन पढ़ना है तो आपको वो सारे एफोरिज्म्स पढ़ने चाहिए और उसमें अपना जो नॉलेज है वो इम्प्लाई करना चाहिए, तो आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि ऑर्गेनॉन इज अल्टीमेटली अ गाइड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ है तो मैं कहूँगा कि आप एफोरिज्म ही पढ़िए। कमेंट्री पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन एफोरिज्म पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। तो कई स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में जब भी ये केस टेकिंग पूछा जाता है तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं, डूज ऑफ केस टेकिंग एंड डोंट्स ऑफ केस टेकिंग। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं एफोरिज्म वाइज जाने की बात कर रहा हूं। सो कौन से एफोरिज्म में क्या कहा है वो हम देखेंगे। एफोरिज्म 83 में डेफिनेशन ऑफ केस टेकिंग एंड रिक्विजिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में कहा है। एफोरिज्म 84 और 85 जो है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या प्राइमरी इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी है, पेशेंट को क्या हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं और हमें उस दौरान क्या बिहेव करना है उसके बारे में बताता है। एफोरिज्म 86, 87, 88 एंड 89 जो है वो फर्दर इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी है। एक बार पेशेंट ने अपनी जो भी चीफ कंप्लेंट्स है वो कह दी, उसके बाद हमें इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी है उसके बारे में बताता है। तो ये डेफिनेटली इसको मैं डूज एंड डोंट्स में इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एफोरिज्म 87 में क्या नहीं करना है वो भी डिस्क्राइब किया गया है। एफोरिज्म 90 में फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा गया है कि फिजिशियन को खुद का भी ऑब्जर्वेशन लगाना है और उसको नोट डाउन करना है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। एफोरिज्म 91 है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट कुछ दवाइयां ले रहा हो होम्योपैथी से या कोई अदर पैथी से, तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। एफोरिज्म 92 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा डिजीज है कि जिसका कोर्स बहुत ही रैपिड है, जिसमें हम डिले नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हमें कैसे मैनेज करना है केस को। एफोरिज्म 93 में कहा गया है कि कई बार पेशेंट की बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है कि जो पेशेंट इजीली नहीं बता सकता, डिसग्रेसफुल कैरेक्टर उसको लगता है, मॉरल नहीं लगता है, तो ये कैसे हमें बाहर निकालनी है उसके बारे में कहा गया है। एफोरिज्म 94 में क्या कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि फिजिशियन को पेशेंट का ऑक्यूपेशन, उसका मोड ऑफ लिविंग, उसके रिलेशनशिप्स कैसे है वो जानना चाहिए। इसके साथ फीमेल्स के केसेस में उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, ल्यूकोरिया की हिस्ट्री, मेनोपॉज की हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है वो सब भी जानना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। एफोरिज्म 95 है वो होम्योपैथी के अंडरस्टैंडिंग पे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सेसरी सिम्टम्स के बारे में कहा गया है, जिसको हम कंकॉमिटेंट्स भी कहते हैं कई बार। ये वो सिम्टम्स है जो पेशेंट ऐसा मानता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ हिज हेल्दी लाइफ,
और ये सारे सिम्टम कई बार वो इग्नोर भी करता है, भूल भी गया होता है। तो ये सारे सिम्टम्स के बारे में कहा गया है। एफोरिज्म 96 एंड 97 उसमें कहा गया है कि पेशेंट किस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रियक, सेंसिटिव पेशेंट, इंडोलेंट पेशेंट, लेजी पेशेंट्स, पेशेंट हु ट्राइज टू इंप्रेस हिज फिजिशियन और टू मेक प्लीज हिज फिजिशियन, अपने फिजिशियन को खुश करना चाहता हो, ऐसा पेशेंट। एफोरिज्म 98 में क्या कहा गया है? एफोरिज्म 98 में फिजिशियन की फर्दर क्वालिटीज बताई गई है। और एफोरिज्म 99 में एक्यूट केसेस कैसे होते हैं, उसमें हमको कैसे केस टेकिंग करना है, क्यों एक्यूट केस टेकिंग इजी होता है, इसके बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 100, 101, 2, 3 एंड 4, ये जो एफोरिज्म है उसमें जो एपिडेमिक केसेस है उनको, उनका केस टेकिंग कैसे करना है और उनमें कैसे फर्दर मूव करना है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये थी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दिस एफोरिज्म्स। सो अब हम हर एक एफोरिज्म को चेक करेंगे और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम डिटेल में एक एक एफोरिज्म चेक करेंगे। एफोरिज्म 83 जिसमें डेफिनेशन ऑफ केस टेकिंग दिया है, दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ डिजीज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केस टेकिंग for which I shall only give in this place general directions of which the practitioner will bear in mind only what is applicable for each individual case। यानी कि हर इंडिविजुअल केस जो हमारे सामने आता है उसमें ऐसा नहीं है कि सारे नॉर्म्स फॉलो हो। कई केसेस में सारे फॉलो होते हैं, कई केसेस में हमें थोड़ा प्लस और माइनस करना पड़ता है। डिमांड्स ऑफ फिजिशियन नथिंग बट, अब फिजिशियन की जो रिक्विजिशन मैंने बताई थी कि इसमें रिक्विजिशन के बारे में बताया गया है, वो यहां पे डिटेल में बताएंगे। डिमांड्स क्या क्या रिक्विजिशन है, तो फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। नाउ प्रेजुडिस यानी जो पहले से ही हमारे दिमाग में चल रहा हो वो थिंग। सो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है, फिजिशियन जब भी पेशेंट को देखता है तो उसे लगता है कि ये डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस के हिसाब से उसकी मेडिसिन सेट हो, ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा कि कई सारे फिजिशियन होते हैं जिनकी फेवरेट मेडिसिन होती है। कई सारे फिजिशियन ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को पेशेंट से कंपेयर करने लगते हैं कि अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है और फिजिशियन खुद भी स्मोक कर रहा है तो हम दोनों की हैबिट सेम हुई, लिकर ले रहा है तो हम दोनों की हैबिट सेम हुई, तो उसको कंपेयर करना, लाइफ सिचुएशन कंपेयर करना, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रिजुडाइसनेस है, तो इससे हमें फ्री रहना है। ओके, नेक्स्ट इज साउंड सेंसेस, यानी जो भी हमारे 5 सेंसेस है, ठीक है, देखना, सूंघना, देन टेस्ट करना, सुनना और टच करना, ये सारे जो सेंसेस है वो हमारे बहुत ही पावरफुल होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, कि जिसकी मदद से हम पेशेंट में जो भी चेंज हो, जो अनयूजुअल लगता हो, वो इजीली समझ पाए। नेक्स्ट इज अटेंशन इन ऑब्जर्विंग। ये अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एफोरिज्म 90 में भी दिया गया है। ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट कहता कुछ है, हम समझते कुछ है, लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं या जो कुछ साइंस दिखाई देती है वो एक कॉन्क्रीट ट्रूथ होता है। सो देयरफॉर अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज। फिडेलिटी यानी फेथफुलनेस, प्रामाणिकता, आप कितनी सच्चाई से वो काम कर रहे हो, बहुत ही सच्चाई से हमें ये काम करना है। द पिक्चर ऑफ द डिजीज। नाउ इन होम्योपैथी हम सिर्फ डायग्नोसिस पे वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज वी बिलीव देर आर नो डिजीजेस बट देर आर सिक मैन, सिक पीपल। हमें सिक पीपल को, सिक मैन को ट्रीट करना है, इसीलिए हमें एक पिक्चर ऑफ डिजीज ड्रॉ करना होगा। एफोरिज्म 3 में भी कहा है कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। ओके, तो व्हाट इज टू बी क्योर्ड वो जानने के लिए ये 4 क्वालिटीज, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस, साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड फिडेलिटी, ये 4 होने चाहिए। नाउ अब प्रॉपर केस टेकिंग चालू होगा। जैसे मैंने बताया कि एफोरिज्म 84 और 85 में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कैसा करना है वो बताया गया है। तो एफोरिज्म 84 जो है वो हमें स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, उसकी लाइन जो है वो लास्ट लाइन से पढ़ना है। ओके,
हम ऑर्गेनल में देखते हैं कि हानेमन सर जो है वो फुल स्टॉप बहुत ही कम यूज़ करते हैं, वो ग्रामर के मास्टर थे, कॉमा बहुत यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि फुल स्टॉप कहाँ है और उस हिसाब से लास्ट लाइन से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो सबसे पहले जब भी हमारे कैबिन में पेशेंट एंटर होता है तो क्या करना है? द फिजिशियन एडवाइसेस देम एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन टू स्पीक स्लोली in order that he may take down in writing the important parts of what the speakers say. जब भी पेशेंट आता है साउंड सेंसिस से उसको परखना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, और जब भी वो आके बैठता है तो उसको कहना है कि वो स्लोली बोले, कि जिससे फिजिशियन जो है वो इजीली सारी चीज़ें लिख पाए। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने? कीपिंग साइलेंस हिमसेल्फ ही अलाउज देम टू से ऑल दे हैव टू से and refrains from interrupting them unless they wander off to other matters. अपने आप को साइलेंट रखना है, कुछ बोलना नहीं है, पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक फुटनोट भी दी है कि क्यों इंटरप्ट नहीं करना है। Every interruption breaks the train of thought of the narrators and all they would have said at first does not again occur to them in precisely the same manner after that. यानी कि जब भी हम पेशेंट को इंटरप्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें पेशेंट बोल रहा हो तो उसमें एक ब्रेक लग जाती है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब भी हम कार या बाइक चला रहे होते हैं, 4th गियर में चला रहे होते हैं और स्पीड ब्रेकर आता है तो हमें 4th से 1st या 2nd गियर पे आना पड़ता है। सिमिलरली पेशेंट के साथ भी ऐसा होता है, और जो फैक्ट्स वो बता रहा है, जो लिंक से बता रहा है, वो उस हिसाब से वो जनरेट नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या कहा है? He writes down accurately all that the patient and his friends have told him in the very expressions used by them. जो भी सारी चीज़ें पेशेंट, उसके फ्रेंड्स और अटेंडेंट्स बताते हैं, वो हमें सब कुछ लिख लेना है, जो भी एक्सप्रेशन में वो बताते हैं उसी हिसाब से। लास्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द aphorism. The patient details the history of his sufferings. Those about him tell what they heard him complain of, how he has behaved, and what they have noticed in him. The physician sees, hears, and remarks by his other senses what there is of an altered or unusual character about him. तो पेशेंट, उसके अटेंडेंट्स उसके बारे में बताएंगे, उसकी कंप्लेंट्स के बारे में बताएंगे, क्या चेंजेस हुआ है उसके बिहेवियर में वो बताएंगे। इसके साथ साथ फिजिशियन है वो अपने साउंड सेंसेस से देखेगा, सुनेगा और रिमार्क्स भी करेगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म 84। नाउ एफोरिज्म 85, उसमें क्या कहा है कि जब भी पेशेंट बोल रहा होता है तो he begins a fresh line with every new circumstance. जब भी कुछ नई सर्कमस्टेंस पेशेंट डिस्क्राइब कर रहा हो तो उसको नई लाइन में, नए पैराग्राफ में उसको लिखना चाहिए। सर्कमस्टेंस मेंशन्ड बाय द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स so that the symptoms shall be all ranged separately one below the other. So कि symptoms जो हो वो हम एक दूसरे से सेपरेट कर पाए। He can thus add to anyone that may at first have been related in too vague a manner. तो इससे क्या होगा, सेपरेट लाइन में लिखेंगे या सेपरेट पैराग्राफ में लिखेंगे तो क्या होगा कि हम उसमें कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम फर्दर इंटेरोगेशन करते हैं तो कई सारी चीजें जो पेशेंट को इंपॉर्टेंट लगती है हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। पेशेंट कई सारी चीजें जो डिस्क्राइब नहीं करता है उसके लिए वर्ड यूज किया है वेग अ मैनर, बहुत वेग मैनर में उसने डिस्क्राइब किया हो, उसके लिए हम इंटेरोगेट करते हैं एंड देन बट सब्सिक्वेंटली मोर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन, जो बाद में वो बहुत ही डिटेल में समझाता है हमारे पूछने पर। तो इसीलिए कहा गया है कि एवरी न्यू लाइन और एवरी न्यू पैराग्राफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म नंबर 84 एंड 85। ओके, कि प्राइमरी क्या हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू एफोरिज्म नंबर 86। सो एफोरिज्म 86 से एफोरिज्म 90 में ऐसा कहा गया है कि कैसे हमें इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए और कैसे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो ये इंक्वायरी फर्दर इंटरोगेशन, हमारे पास चीफ कंप्लेंट्स आ गई है, ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस आ गया है, ठीक है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, कॉन्कोमिटेंट क्या है, मोडालिटी क्या है, ठीक है। कई बार पेशेंट कहता है कि हेडेक हो रहा है, तो हेडेक में भी हमें लोकेशन जानना चाहिए। एनाटॉमिकली हम जानते हैं कि देर आर सो मेनी पार्ट्स इन हेड, फोरहेड और क्या बोलते हैं उसको, फ्रंटल लोब,
देन टेम्पोरल लोब, वर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब, ये सारे हमें जानने चाहिए। कहाँ पे पेन है, पेन कैसा है, सेंसेशन कैसा है, थ्रोबिंग है, बर्स्टिंग है, बर्निंग है, या फिर एक नेल उसमें घुस रहा हो ऐसा है, कैसा पेन है वो हमें जानना चाहिए। उसके साथ क्या हो रहा है वो जानना चाहिए। पेन कब घटता है, बढ़ता है, वो भी जानना चाहिए। तो ये सारी हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसके बारे में हमें कैसे प्रोसेस करना है वो एफोरिज्म 86, 7, 8, 9 में कहा गया है। एफोरिज्म 90 में ऑब्जर्व क्या करना है वो भी कहा गया है। तो एफोरिज्म 86 हम पढ़ते हैं। When narrators have finished what they would say of their own accord, the physician then reverts to each particular symptom and elicits more precise information, respecting it in the following manner. कैसे करना है वो अब बताएंगे। He reads over the symptoms as they were related to him one by one. Physician ऐसे परसेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, सारे सिम्टम्स पढ़ेगा और ऐसा परसेप्ट करेगा कि वो सिम्टम्स उसके हैं, यानी वो सारे जो डिजीज है वो उस पे लागू पड़ते हैं, और उसके बाद वो फर्दर इंक्वायरी करेगा। आगे फर्दर एफोरिज्म्स में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है ड्रग प्रूविंग के एफोरिज्म्स में कि हु इज द बेस्ट प्रूवर, अ फिजिशियन इज बेस्ट प्रूवर। व्हाई? बिकॉज एक फिजिशियन जो है वो अपने बारे में सब कुछ जानता है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसको क्या पसंद है ना पसंद है, उसका डेली रूटीन सब जानता है। तो वो इंक्वायरी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए इंक्वायरी अच्छे से कंडक्ट कर सके, इसीलिए हनीमन सर ने लिखा है कि एज दे वर रिलेटेड टू हिम वन बाय वन, उसको ये सारे सिम्टम हुए हैं ऐसा वो परसेप्ट करके अपने दिमाग में क्वेश्चनर जनरेट करेगा। सी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो इंफॉर्मेशन निकालने का ये पहला तरीका है। ओके, एंड अबाउट ईच ऑफ देम ही इंक्वायर्स फॉर फर्दर पर्टिकुलर, और उसके बाद में हनीमन सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, कि क्या हमें जानना चाहिए। तो कौन कौन से पर्टिकुलर हमें जानना चाहिए वे ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज एंड concomitants. Okay, modalities regarding time like morning, noon, afternoon, evening, night, midnight. Okay, then time in AM, PM, days, weeks, every 15th day, month, year, etc. Then इसके अलावा history of previous medication, kind of pain and sensation, precise location. Okay, sides, location में sides भी include होती है, right and left side. Okay, then duration of the symptom, time modality, modality regarding posture, nature of complaint, change of temperament and personalities, and peculiarities of the disease, like seat of the disease, cause of the disease, concomitant of the disease. Okay, so this was regarding aphorism number 86. Now aphorism number 87 जो हम कहते हैं don't of the case taking, हमें क्या नहीं करना है, तो पढ़ते हैं हम aphorism 87. Thus physician obtains more precise information respecting each particular detail, but without ever framing his questions so as to suggest the answer to the patient. Okay, then so that he shall only have to answer yes or no. So direct question जिसके आंसर yes or no में आते हैं वो नहीं पूछने हैं। इसके बाद एक फुटनोट भी है, the physician should not ask was not this or that circumstance present. He should never be guilty of making such suggestion which tend to seduce the patient into giving a false answer and a false account of his symptoms. तो हमें कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि जिसके आंसर जो है वो यस और नो में आते हैं। देन लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, पेशेंट कहता है कि उसको गर्मी में हेडेक होता है, तो फिजिशियन मान लेता है नेट्रोम्यूर का केस है, तो फिर वो पूछता है कि आप ऊपर से सॉल्ट डालते हो खाने में, सो दिस इज लीडिंग क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए। लाइकोपोडियम के केसेस में क्या होता है, फिजिशियन कई बार पूछते हैं कि आपको 4 से 8 में आपका गैस का कंप्लेंट बढ़ जाता है एटसेट्रा। और उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक डू यू लाइक स्वीट और डू यू लाइक सॉल्ट, ऐसे क्वेश्चन भी हमें नहीं पूछने हैं। अगर ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे तो क्या होगा ये भी लिखा है, he will be misled to answer in the affirmative or negative something untrue,
हाफ ट्रू स्ट्रिक्ट और विच इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, इधर फ्रॉम इंडोलेंस, आलस की वजह से पेशेंट डिस्क्राइब नहीं करेगा, उसको तो वैसे भी अपने सिम्टम कह के मेडिसिन ले लेनी है और अच्छा हो जाना है, लेकिन क्रॉनिक केस में ऐसा नहीं होता। इन ऑर्डर टू प्लीज हिज इंटेरोगेटर, सी दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ पेशेंट। कई बार पेशेंट क्या होता है कि लेजी होता है और कई बार वो पीपल प्लीजर होता है, तो फिजिशियन को भी प्लीज करने के लिए वो ऐसा आंसर दे देता है। फ्रॉम विच अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड अनसुटेबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट रिजल्ट। तो एफोरिज्म 87 डोंट्स ऑफ द केस टेकिंग। नाउ एफोरिज्म 88 और एफोरिज्म 89 जो है वो फर्दर डिटेलिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी फिजिशियन को ऐसा लगता है कि उसको कुछ नहीं मिला है, पिक्यूलियर कुछ नहीं मिला है, पिक्यूलियर जो चीजें हैं PQRS, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर एंड स्ट्रेंज थिंग्स, वो एफोरिज्म 153 में मेंशन की है। हमें ईच केस में PQRS लेने ही है, इतना केस टेकिंग हमारा डीप होना ही चाहिए कि हमें PQRS मिले। तो अगर PQRS नहीं मिलते हैं तो उसके रिगार्डिंग एफोरिज्म 88 एंड 89 में हानेमन सर ने बहुत डिटेल में बताया। एफोरिज्म 88 हम पढ़ते हैं, if in these voluntary details nothing has been mentioned respecting several parts or functions of the body or his mental state. See, mental state is very important because according to Dr. Hahnemann, the mind is key to the man, okay, and mind and body are they are united, okay. हमारा बॉडी है जो माइंड और बॉडी दोनों से बना है, यानी मेंटल प्लेन और फिजिकल प्लेन दोनों से बना है। तो हमें मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स और फिजिकल पर्टिकुलर्स, ये तीनों डिटेल में निकालने हैं। मेंटल जनरल्स जैसे कि कैंट सर ने कहा था, विल, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, मेमोरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन द फिजिशियन आस्क व्हाट मोर कैन बी टोल्ड इन रिगार्ड टू दिस पार्ट्स एंड दिस फंक्शंस और द स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन और माइंड, ओके। डिस्पोजिशन वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया, विल, पेशेंट की डिजायर क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है, ओके। इमोशंस उसके कैसे है, डिफरेंट कंडीशन में पेशेंट इमोशनली कैसे रिएक्ट करता है, एज वेल एज उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमोशन, बिहेवियर। देन उसकी मेमोरी कैसी है, उसको ड्रीम्स कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हमें डिटेल में लेनी है, ओके। और एफोरिज्म 89 में भी इसी तरह कहा है, व्हेन द पेशेंट हैज बाय दिस डिटेल्स गिवन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड एंड इन आंसर टू इंक्वायरीज फर्निश द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन and trace the tolerable perfect picture of the disease, the physician is at liberty and obliged to ask more precise, more special questions. So इन दोनों एफोरिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस हानेमन सर ने अपने प्रैक्टिस से जोड़ के दिए हैं। इसमें आप ऐड और माइनस भी कर सकते हो। तो इसमें मेनली कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे कि पहले मैंने बताया, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट्स, मोडालिटी, ये सारे होने चाहिए। देन मेंटल जनरल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, तो विल, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, मेमोरी, ओके। यानी विल का पार्ट और इंटेलेक्ट का पार्ट, इंटेलेक्चुअली पेशेंट कैसा है, ठीक है, वो सारा हमें डिटेल में जानना है। फिजिकल जनरल्स लाइक एपेटाइट, थर्स्ट, likes, dislikes, urine, stools, sleep, then any kind of discharge, sleep positions, कोई हैबिट है अगर पेशेंट को, ये सारी डिटेल्स हमें जाननी चाहिए। यूरिन और स्टूल के बारे में अगर हम पूछते हैं तो उनका कैरेक्टर भी जानना चाहिए। स्लीप के बारे में पूछते हैं तो स्लीप में पोजीशन, रेस्टलेस है स्लीप के दौरान या फिर साउंड स्लीप है, ड्यूरिंग द डे स्लीपीनेस रहता है, ड्यूरिंग द नाइट स्लीपलेसनेस रहता है, वो सारी चीजें जाननी है। माउथ में टेस्ट कौन सा है, वो सारा जानना है। थर्स्ट के बारे में हमें जानना है कि पेशेंट को किस प्रकार की थर्स्ट है, ज्यादा है, कम है, ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, पॉट वाटर चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पर चाहिए, ये सारी चीजें हमें पूछनी होती है। देन
उनकी हैबिट क्या है, स्मोकिंग, तम्बाकू, अल्कोहल, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में जाननी है। और ज़्यादा अगर इसको डिटेल में हम जानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पेशेंट को पूछना चाहिए कि आप सुबह उठ के रात को सोते हो उसमें डिटेल में बताओ कि आप क्या करते हो। ओके, सुबह उठ के पेशेंट नाश्ता करता है, कितनी बार मील लेता है, पानी कैसे पीता है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे पीता है, स्टूल पास करने अगर जाता है तो कोई स्टिमुलेंट की उसको ज़रूरत पड़ती है या नहीं, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये सारी डिटेल्स जो है वो हमें पूछनी है। तो इसके सारे एग्जाम्पल हानेमन सर ने बहुत ही डिटेल में दिए हैं और इसी एफोरिज्म 88-89 पे से कैंट सर ने भी बहुत सारा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, हाउ टू एलिसिट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। So this was regarding 88 and 89. Now aphorism 90. The aphorism 90 is about the observation by a physician. Okay. When the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. Okay. तो पेशेंट के हेल्दी स्टेट में ये कितना इंपॉर्टेंट है ये फिजिशियन जानने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे एक फुटनोट भी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द पेशेंट बिहेव ड्यूरिंग द विजिट, पेशेंट का बिहेवियर कैसा था, वेदर ही वॉज मोरोस, क्वारलसम, हेस्टी, लैक्रिमोस, एंग्जियस, डिस्पेयरिंग और सैड और होपफुल, काम एटसेट्रा, वेदर ही वॉज इन अ ड्राउजी स्टेट और इन एनी वे डल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, whether he spoke harshly or in a low tone or incoherently or how otherwise did he talk, what was the color of his face and his eyes and of his skin generally, what degree of liveliness and power was there in his expression and eyes, what was the state of his tongue, his breathing, the smell from his mouth and his hearing, were his pupils dilated or contracted, how rapidly and to what extent did they alter in the dark and in the light, what was the character of the pulse, what the condition of the abdomen, how moist or hot, how cold or dry to the touch, was the skin of this or that part or generally, whether he lay with head thrown back, with mouth half or wholly open, with the arms placed above the head, on his back or in what other position, when effort did he make to raise himself and anything else in him that may strike the physician as being remarkable. तो जो भी चीज़ें हमें पेशेंट की रिमार्केबल लगती है वो सारी हमें नोट डाउन करनी चाहिए और लिखनी भी चाहिए। ओके, तो ये सारी डिटेल हमें जाननी है। ओके, नाउ तो ये हुआ एफोरिज्म 84 से एफोरिज्म 90। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और फिजिशियन के क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हैं। एफोरिज्म 91 से 95 में डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स उसके बारे में बताया गया है। तो एफोरिज्म 91 में क्या कहा है पढ़ते हैं हम। सिम्टम्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन डू नॉट फर्निश द प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज। जब भी पेशेंट कोई मेडिकेशन पे हो और जब हमें कंसल्ट करे तो ड्यूरिंग दैट मेडिकेशन जो भी उसके डिजीज के सिम्टम रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई मेडिसिन ले रहा है तो डिजीज के जो सिम्टम्स है वो ऑल्टर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मेडिसिन स्टॉप करनी है, हमें या तो पेशेंट को कुछ दिए बिना जाने देना है कुछ दिनों के लिए, 7 दिन या 15 दिन, या उसे कोई ऐसी चीज देनी है कि जिसमें मेडिसिन ना हो, यानी कि उसको प्लेसिबो देना है। ओके, यही कहा है इस एफोरिज्म्स में। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा क्लिनिकली। कई बार जो पेशेंट होते हैं वो ऐसी मेडिकेशन ले रहे होते हैं जो हम तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते, जैसे कि स्टीरॉइड्स। तो इस केसेस में हमें क्या करना है, ग्रेजुअली टेपर डाउन करना है और टेपर डाउन करके वो मेडिसिन बंद करनी है। अगर हम तुरंत ही उस मेडिसिन को बंद कर देते हैं तो क्या हो सकता है कि पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है। तो इसी के बारे में एफोरिज्म 91 में कहा गया है। नाउ एफोरिज्म 92 में क्या कहा है जैसे कि मैंने बताया कि
कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसका डिजीज रैपिड कोर्स वाला हो, सीरियस कैरेक्टर वाला हो, और जिसमें हम डिले नहीं कर सकते मेडिसिन देने के लिए या हिस्ट्री के लिए, तो तब हमें क्या करना है? तो तब हमें एक इमेजिनेशन करना है, हमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड है एप्रीहेंशन करना है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या रहे होंगे। ओके, डिजीज के डायग्नोसिस पर से हमें एक एप्रीहेंशन बनाना है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या रहे होंगे। ओके, वो देन अगर ऐसा कोई पेशेंट है और उसको मेडिसिन दी गई है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट मेलोडी। तो इस केस में जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं उसी सिम्टम्स को मैच करती सिमिलर मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता हो, रैपिड कोर्स सीरियस कैरेक्टर वाले डिजीज वाला पेशेंट अगर आता है, तो हमें सिर्फ एक अनुमान लगाना है, एप्रीहेंशन करना है कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज का। ठीक है, और उसके हिसाब से एक कॉन्जॉइंट मेलोडी का एक सिम्टम पिक्चर हमें क्रिएट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म 92। नाउ एफोरिज्म 93 क्या कहा है कि जब भी हम इंटेरोगेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जो एज अ फिजिशियन हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन एज अ पेशेंट को वो मॉरली डाउन लगती है या उसको डिसग्रेसफुल कैरेक्टर वाली चीजें लगती है। उसके सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये सारे एग्जाम्पल देकर हानेमन सर कह रहे हैं कि कितने स्किलफुली और बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करके ये सारी जो डिटेल है हमें निकालनी है पेशेंट से एज वेल एज उसके अटेंडेंट से। तो कौन कौन से है ऐसे एग्जाम्पल हानेमन सर ने लिखे हैं, मैं बताता हूं। Poisoning and attempted suicide, onanism, indulgence in ordinary or unnatural debauchery, excesses in wine, cordials, punch and other ardent beverages or coffee, overindulgence in eating generally, some particular food of a hurtful character, infection with venereal disease or itch। बहुत सारे पेशेंट जो है वो वेनेरियल केसेस में बहुत शर्माते हैं, तो हमें अपना जो एटमोसफियर है क्लिनिक का इतना अच्छा रखना है, हमारा जो बिहेवियर है इतना अच्छा रखना है कि पेशेंट इजीली हमारे साथ मिक्स हो जाए, हम पे ट्रस्ट करने लगे और ये सारी चीज़ें विश्वास से हमें बता सके। तो इसके लिए हमें बहुत ही स्किलफुली क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ेंगे। ओके, नाउ एफोरिज्म 94 इसमें कहा गया है कि फिजिशियन को पेशेंट के जो ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन वो करता है, उसका मोड ऑफ लिविंग और मोड ऑफ डाइट कैसा है, डोमेस्टिक सिचुएशन कैसी है, वो जानना है। ये क्यों जानना है? ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशंस तो बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। देन आजकल ऑफिस में सब काम करते हैं तो एक टाइप से वो सीडेंटरी वर्क ही होता है, तो ऐसे पेशेंट को सीडेंटरी हैबिट के कारण जो डिजीज होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद मोड ऑफ लिविंग, पेशेंट कैसे रहता है, एंड मोड ऑफ डाइट, उसकी डाइट कैसी है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो कहते हैं वो उसमें आते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को जब हम ट्रीट कर रहे हो तो मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। एंड हिज डोमेस्टिक सिचुएशन, डोमेस्टिक सिचुएशन कहाँ पे रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस। कई सारे मार्सी एरिया होते हैं, मार्सी एरिया में हम जानते हैं कि मलेरिया बहुत ही कॉमन है, तो उसके लिए देन डोमेस्टिक सिचुएशन, घर में कितने लोग हैं, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, वो सारा भी जानना है। इसके अलावा इसकी फुटनोट में फीमेल्स के बारे में कहा गया है कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री डिटेल में लेनी है, उसमें मेनार्की, कब मेनार्की में आई, तब उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसा था, अब उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसा है, यानी कि कितने दिनों तक मेंसेस चलता है, कितने दिन की साइकिल है, द फ्लो कैसा है, नेचर ऑफ ब्लड कैसा है, वो सारा जानना है। फिर बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, आफ्टर मेंसेस क्या तकलीफ है वो जाननी है। इसके अलावा पेशेंट को ल्यूकोरिया है तो ल्यूकोरिया के कैरेक्टरिस्टिक जानना है, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर ल्यूकोरिया वो जानना है, ल्यूकोरिया कब है वो जानना है, कैरेक्टरिस्टिक, फ्लो कैसा है, पेन एसोसिएटेड है
मेंसिस में, ल्यूकोरिया में, वो भी जानना है। प्रेगनेंसी की डिटेल जाननी है। प्रेगनेंसी की डिटेल में हमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलिसिट करना पड़ता है। देन वो ग्रेविड पैरा एबॉर्शन वाला स्कोरिंग भी हमें आना चाहिए, वो भी हमें करना होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमें करनी है। इसके साथ साथ जब भी पेशेंट अपनी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री दे या कोई भी पेशेंट जब हिस्ट्री दे तो उसकी मोडालिटी हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मोडालिटी के पीरियड में जब अगर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो एग्रावेट हो जाती है, तो वो सारा भी हमें ध्यान रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म 94। एफोरिज्म 95 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरी सिम्टम या कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स के बारे में कहा गया है। ये हमें बहुत ही केयरफुली स्किलफुली क्वेश्चनएयर फॉर्म करके पेशेंट को निकालना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि क्रॉनिक केसेस में पेशेंट ये सारी सफरिंग से बहुत ही यूज्ड टू हो गया होता है, तो ये यूज्ड टू हो जाने के कारण ये ऐसी चीजों को पेशेंट इस सारी चीजों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता या बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है कि वो ये सारी चीजें भूल भी गया होता है, उसको लगता है कि ये सारी चीजें हेल्दी है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कि कई सारे पेशेंट जब सुबह में ब्रश कर रहे होते हैं तो उनको गम्स में से ब्लीडिंग होता है, उनको लगता है कि दिस इज कॉमन। या कई सारे पेशेंट्स को बहुत सारा क्या है कि डिस्चार्ज आता है माउथ में से, जो एब्डोमिनल डिस्चार्ज है। जनरली ये पेशेंट कहते हैं कि उनको पित्त निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द एक्सेसरी सिम्टम which can lead to PQRS, which are often very pregnant with meaning, characteristic, often very useful in determining the choice of the remedy. Okay, and necessary part of the condition of patient's condition. तो ये एक्सेसरी सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें बहुत ही डिटेल में लेने चाहिए। नाउ एफोरिज्म 96, 97 जैसा कि मैंने बताया कि वो टाइप्स ऑफ पेशेंट के बारे में कहता है। तो एफोरिज्म 96 में हाइपोकॉन्ड्रियक्स और ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स की बात की है। हाइपोकॉन्ड्रियक्स ऐसे पेशेंट है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, इम्पेशेंट ऑफ देयर सफरिंग्स एंड दे पोर्ट्रे देयर सिम्टम्स इन टू विविड कलर्स, ओके, इन ऑर्डर टू इंड्यूस द फिजिशियन टू गिव देम रिलीफ, ओके, डिस्क्राइब देयर एलिमेंट्स इन एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन। तो अगर ऐसे पेशेंट को हम कुछ ना दे, प्लेसिबो दे दें तो भी उनको ठीक हो जाता है। लेकिन इससे हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है? इनकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही एग्जैजरेटेड है। ये कंक्लूजन हमें ड्रॉ करके उसको PQRS के तौर पे लेना है, ऐसा कहा गया है। एफोरिज्म 97 में अलग से पेशेंट के बारे में कहा गया है, जैसे कि इंडोलेंट पेशेंट, फॉल्स मॉडेस्टी वाले पेशेंट के मैं क्यों तंग करूं, नहीं ये चीज मुझे तंग नहीं करती, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं फिजिशियन को क्यों तंग करूं ये बता के इंडोलेंस यानी लेजी पेशेंट नहीं बताता है। फ्रॉम अ काइंड ऑफ माइल्डनेस ऑफ द डिस्पोजिशन, बहुत ही माइल्ड पेशेंट होते हैं, और वीकनेस ऑफ माइंड, बता नहीं सकते हैं वीकनेस की वजह से। ओके, तो ये सारे पेशेंट होते हैं इंडोलेंट, देन फॉल्स मॉडेस्ट, देन माइल्ड एंड वीक काइंड ऑफ पेशेंट। इनके बारे में एफोरिज्म 97 में कहा गया है। तो एफोरिज्म 98 उसमें फिजिशियन की क्वालिटीज के बारे में कहा गया है। कौन कौन सी है क्वालिटीज? नंबर 1 इज स्पेशल सर्कमस्पेक्शन, यानी कि फिजिशियन शुड केयरफुली ऑब्जर्व एंड टेक नोट ऑफ ऑल द थिंग्स peculiar to health and disease. He should be cautious, prudent and have an examining attitude. सारी चीजें एज अ होल देखने की जो क्षमता है उसको कहते हैं स्पेशल सर्कमस्पेक्शन। ओके, कोई भी चीज को एज अ होल देखना या डिफरेंट एंगल से देखना। उसके बाद है टैक्ट यानी कि फिजिशियन शुड बी skillful and ingenious in managing the feelings of a patient. He should have the right perception in seeing and doing exactly what is best in the circumstance. यानी कि वो इतना skillful होना चाहिए कि पेशेंट को मैनेज कर सके और
क्रॉस क्वेश्चन, स्किलफुल क्वेश्चन उसे पूछ सके। देन नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट मीन्स जो भी पेशेंट है या जो कोई उसके सामने बैठा है, उसकी नॉर्मल फीलिंग्स, उसके कॉमन रिएक्शंस, उसका कॉमन बिहेवियर क्या होगा, उसके बारे में फिजिशियन को पता होना चाहिए। इसके अलावा एक किड का बिहेवियर क्या होगा, टीनेजर का क्या होगा, यंग का क्या होगा, एडल्ट का क्या होगा, ओल्ड एज वाले पेशेंट का क्या होगा, डिफरेंट जेंडर्स यानी कि मेल्स का कैसा बिहेवियर होगा, इमोशंस हो गए, फीमेल्स का कैसा बिहेवियर, इमोशन हो गए, नॉर्मल, वो उसको पता होना चाहिए। उसके बाद है कॉशन इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी, द इंक्वायरी शुड बी मेड विथ केयर एंड रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ। ओके, पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन हो, उस हिसाब से फिजिशियन को क्वेश्चनेयर करना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट इज पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री, यानी कि बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी धीरज होनी चाहिए। इतना पेशेंट, एक एग्जांपल दूं, जब भी हम मंदिर में, टेंपल में जाते हैं और मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो सभी लोगों का कितना अच्छे से सुनती है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, उसी हिसाब से फिजिशियन को इतनी ही क्षमता से, इतनी ही धीरज से अपने पेशेंट को सुनना चाहिए। ओके, दैट इज पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म 98। नाउ एफोरिज्म 99 में क्या कहा है कि एक्यूट केसेस जो होते हैं उसमें जो केस टेकिंग होता है वो बहुत ही इजी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी सिम्टम्स है या जो भी रिसेंटली इवेंट्स है वो पेशेंट को याद होते हैं, जो भी चेंज इन हेल्थ है वो पेशेंट की मेमोरी में फ्रेश होते हैं। ओके, कई सारे सिम्टम्स प्रोमिनेंटली हमें दिखाई भी देते हैं और रिसेंट ओरिजिन की वजह से सिम्टम्स जो है वो फिजिशियन की नोटिस में भी विदाउट डिफिकल्टी आ जाते हैं। तो एक्यूट केसेस में जो भी केस टेकिंग है वो बहुत ही इजी रहता है, इस बारे में बताया है। यानी कि एफोरिज्म 84 से 98 में जो भी कहा वो क्रॉनिक केसेस में वो लागू पड़ता है ना। एफोरिज्म 100 से 104 तक जो भी एफोरिज्म है उसमें एपिडेमिक केसेस में कैसे प्रोसीड करना है। हर एक एपिडेमिक जो भी आता है वो नया एपिडेमिक है, पुराने एपिडेमिक का जो भी डायग्नोसिस है अगर वही डायग्नोसिस रहा फिर भी फिजिशियन को केयरफुली हर एक केस को इन्वेस्टिगेशन करके ही उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। कई बार क्या होता है कि एपिडेमिक में एक ऐसी मेडिसिन मिल जाती है जो सारे केसेस पे लागू पड़ती है, तो उसके बारे में भी कहा गया है। और एक जो ट्रू फिजिशियन होता है वो कैसे इसमें प्रोसीड करेगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट केस टेकिंग। सो केस टेकिंग इज जनरली फ्रॉम एफोरिज्म 84 टू 99, बट हमने 83 से 104 तक देखा है। होप यू लाइक माई दिस एडवाइसेस ऑन केस टेकिंग। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे मेडिक टॉक्स के ईमेल में या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं जाननी हो वो भी बता सकते हैं, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग द अलाइड साइंस, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, एनीथिंग, सर्जरी, गायनेक, एनीथिंग, और वेदर इट इज़ होम्योपैथी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रेपर्टरी, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।